देखो 4.7 में देखो दिया है कि a प्लस सी बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0, 4 वेक्टर है, दोनों का रिजल्टेंट कितना है, 0 है। आपको बताना इसमें से कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। पार्ट ए में दिया है कि ए बी सी डी मस्ट ईच बी ए नल वेक्टर। नल वेक्टर का मतलब क्या हुआ, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 0। नल वेक्टर और 0 वेक्टर दोनों एक ही है, ठीक है। तो नल वेक्टर का मतलब क्या हुआ, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 0 है। तो क्वेश्चन में दिया है कि ए बी सी डी मस्ट ईच बी ए नल वेक्टर, यानी कि जितने भी वेक्टर हैं ए वेक्टर भी कौन सा वेक्टर होना चाहिए, नल वेक्टर, बी भी नल होना चाहिए, सी भी नल वेक्टर होना चाहिए और डी भी नल वेक्टर होना चाहिए, तब जाके ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई आपकी होगी। क्या ये राइट है क्या? ये तो सही है, ए की जगह पे 0 लिखो, बी की जगह पे 0 लिखो, सी की जगह पे 0 लिखो, डी की जगह पे 0 लिखो, तो ये बता सबको ऐड करोगे तो 0 इक्वल टू 0, दैट विल बी राइट। यहां पे लेकिन दिया है कि मस्ट ईच बी एन एल वेक्टर, यानी कि सारे के सारे आपके होने चाहिए। ये राइट तो है, बट ऐसा भी तो हो सकता है ना। ये बताओ, ये मैंने ड्रॉ किया वेक्टर ए, ये मैंने ड्रॉ किया वेक्टर बी, ये मैंने ड्रॉ किया वेक्टर सी और ये मैंने ड्रॉ किया वेक्टर डी। ये बताओ इन सबका रिजल्टेंट कितना आएगा, 0 ही तो है ना, ये पॉलीगॉन बन रहा है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ए बी सी डी सारे के सारे आपके नल वेक्टर हो, बिना नल वेक्टर हुए भी इनका जो रिजल्टेंट है वो आपका 0 आपका हो सकता है, ठीक है। तो पहला जो ऑप्शन है आपका, ये आपका क्या है, आपका ये गलत है, ठीक है। दूसरा क्या दिया है, दूसरा आपका दिया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस डी। ए प्लस सी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बी प्लस डी के इक्वल होगा। देखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0। क्लियर है, ए प्लस सी का मैग्नीट्यूड बी प्लस डी के इक्वल, तो ए प्लस सी इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए प्लस सी इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा माइनस बी माइनस डी। ए प्लस सी इज इक्वल टू माइनस कॉमन किया तो बी प्लस डी। क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड की बात किया, क्वेश्चन में परिमाण की बात कर रहा है, तो क्वेश्चन में क्या करो, दो ए प्लस सी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करोगे, दोनों साइड में मॉड ले लो। दोनों साइड में मैंने मॉड लिया, हो जाएगा मॉड ए प्लस सी। इसका जब आप मॉड लोगे तो माइनस का कोई मतलब ही नहीं, या तो अगर आप ऐसे लिखोगे माइनस बी प्लस डी, कोई इशू वाली बात नहीं, माइनस का कोई मतलब नहीं, प्लस में आपका आ जाएगा ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस डी। ए प्लस सी का जो मैग्नीट्यूड है वो बी प्लस डी के इक्वल है, दैट विल बी राइट। ये आपका क्या है, राइट है। ए प्लस सी का मैग्नीट्यूड बी प्लस डी के इक्वल होगा, दैट विल बी द राइट। ऑप्शन सी देखो, सॉरी क्वेश्चन में थर्ड देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैन नेवर बी ग्रेटर देन सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस सी एंड डी। क्वेश्चन में दिया है कि ए का जो मैग्नीट्यूड है वह कभी भी कैन नेवर बी ग्रेटर, कभी भी बड़ा नहीं हो सकता किसके मैग्नीट्यूड के, सम ऑफ मैग्नीट्यूड बी सी एंड डी। यानी थर्ड पार्ट में क्या दिया है, थर्ड पार्ट में कि ए का जो मैग्नीट्यूड है, ए का मैग्नीट्यूड ये कभी भी बड़ा नहीं हो सकता किससे, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ए बी सी डी, यानी बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड और डी का मैग्नीट्यूड। ये ऐसा क्वेश्चन दिया है कि ये नहीं हो सकता, ए का जो मैग्नीट्यूड है वो बी सी डी से आपका बड़ा नहीं हो सकता। तो इसको निकालते हैं, चलो सेम इक्वेशन। यहां से अगर मैं चाहूं तो ए इज इक्वल टू माइनस, इसको सब इधर कर दो तो ये आपका हो जाएगा माइनस बी प्लस सी प्लस डी। दोनों साइड में अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखता हूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस सी प्लस डी, लिख सकते हो आप। और ये बताओ b प्लस सी प्लस डी, अभी मैंने आपको इसके पहले वाला जब आपको क्वेश्चन मैंने कराया था वहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर मैंने लिखा है वेक्टर a प्लस बी, वेक्टर a प्लस बी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ये भी मैंने आपको लिखा था। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या था, क्वेश्चन नंबर 4.6, कि जो रिजल्टेंट होता है ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो अलग अलग मैग्नीट्यूड से छोटा होगा या तो बराबर होगा, ठीक है। तो ये बताओ, तो ए यहाँ पर बी प्लस सी प्लस डी लिखा है, तो क्या आप ऐसे ये बताओ बी प्लस सी प्लस
डी ये आपका टोटल मैग्नीट्यूड है। ये बताओ ये जो मैग्नीट्यूड होगा वो स्मॉल होगा या तो इक्वल होगा किससे, अलग अलग मैग्नीट्यूड से, यानी वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। ये समझ सकते हो, ये तो समझ में आ रहा है ना कैसे लिखा। ये पहले वाला क्वेश्चन जैसे मैंने आपको कराया था। तो b प्लस सी प्लस डी की जगह पे चाहो तो आप a लिख सकते हो, ये तो फॉर्मूला है। तो b प्लस सी प्लस डी की जगह पे मैंने a लिख दिया, तो ये आपका हो जाएगा वेक्टर a b प्लस सी प्लस डी। देखो यहाँ पे यानी हमारा जो निकल के आ रहा है वो आपका ये आ रहा है, यानी कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो स्मॉल होगा। और क्वेश्चन में क्या दिया था कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कभी भी बी प्लस सी प्लस डी के मैग्नीट्यूड से बड़ा नहीं हो सकता। सही बात है, ए का जो मैग्नीट्यूड है वो कभी भी बड़ा नहीं होगा, हमेशा हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो ये ऑप्शन सी भी आपका क्या है, दैट विल बी राइट। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, दिया है कि b प्लस सी मस्ट लाई इन द प्लेन ऑफ a एंड d इफ a एंड d आर नॉट कोलिनियर, यानी कि अगर a और d कोलिनियर नहीं है, संरेखीय नहीं है, तो b प्लस सी उसी के प्लेन में आना चाहिए। इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, a और d कोलिनियर नहीं है। देखो मेरे यहां पे क्या दिया है, a एंड d आर नॉट कोलिनियर, यानी कि a और d संरेखीय नहीं है। तो सपोज कर लो ये है a और ये है d, सपोज कर लो ये a है और ये d, ठीक है। अब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0 होने के लिए अब क्वेश्चन में दिया है कि a एंड d आर नॉट कोलिनियर, तो b प्लस सी जो होगा वह उसी प्लेन में आना चाहिए। किसके प्लेन में, a और d के प्लेन में। 100% ये राइट है। जैसे ये बताओ b ये कौन सा प्लेन है, अगर मैं वेक्टर को इसमें ड्रॉ करता हूं यानी कि सारे के सारे वेक्टर इसी प्लेन में आने चाहिए। अब क्वेश्चन में दिया है कि b प्लस सी उसी प्लेन में आना चाहिए जिस प्लेन में आपका a और d ड्रॉ किया आपने। ये बताओ ये a है ये d है, तो सब ये बताओ a और d का रिजल्टेंट कहां पे आएगा, यहां पे कहीं पे आएगा इस तरीके से। ये आएगा ना इस तरीके से। अब ये बताओ आपको ये पता है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0 है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0, यानी कि अगर मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूं a प्लस डी इक्वल टू, अगर मैं इसको मैं लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं a प्लस डी इज इक्वल टू माइनस a प्लस डी इक्वल टू माइनस बी प्लस सी, लिख सकते हो क्या? बात तो वही है ना। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको इसको 0 करना है तो a प्लस डी और b प्लस सी दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको आपस में बराबर होना चाहिए। और यहाँ पे माइनस का मतलब क्या हुआ कि डायरेक्शन आपकी अपोजिट होनी चाहिए, यानी a प्लस डी अगर आपका यहाँ पर है तो b प्लस सी कहाँ पर होना चाहिए, ये देखो a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, और माइनस क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। यानी कि अगर आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है तो a प्लस डी और b प्लस सी आपका आपस में इक्वल होना चाहिए मैग्नीट्यूड में, और दोनों की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, अपोजिट। और b प्लस सी उसी प्लेन में है जिस प्लेन में आपका a और d है। क्लियर समझ आ रहा है? क्या आपने b प्लस सी को यहाँ पे कहीं पे ड्रॉ किया, नहीं किया है। b प्लस सी को कहाँ पे ड्रॉ करना आपको, उसी प्लेन में। तो पार्ट ए दिया था कि b प्लस सी मस्ट लाई इन द प्लेन, यानी कि b प्लस सी आपका उसी प्लेन में ही होना चाहिए जिस प्लेन में a एंड d है, तो दैट विल बी द राइट। आगे दिया है कि एंड इन द लाइन, और जो b प्लस सी है उसी लाइन में होना चाहिए अगर a और b इफ दे आर कोलिनियर, अगर a और b कोलिनियर हो गए। तो ये बताओ अगर ये a और b कोलिनियर है, मान लेता हूं मैं ये है a, ठीक है, और ये है b, ये बताओ तो ये a प्लस बी हो जाएगा। कोलिनियर का मतलब क्या हुआ कि दोनों एक ही लाइन पे हैं, तो ये a है ये b है, ये बताओ तो ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, a प्लस बी। फिर से a प्लस बी, अभी बताओ फिर से a प्लस बी, सॉरी a और d है, सॉरी a और d है ये। यानी कि अगर a और d कोलिनियर है, संरेखीय है, तो ये मैंने ले लिया a और d। तो जो b प्लस सी होगा वो दिया है कि इन द लाइन, जो b प्लस सी होगा वो उसी लाइन में होना चाहिए। ये बताओ ये a प्लस d है, और आपको पता है कि a और d का जो मैग्नीट्यूड है वो b प्लस सी के इक्वल है और अपोजिट है। यानी कि अगर a और d, a प्लस डी इधर है तो b प्लस सी कहाँ पे आएगा, इधर ही आएगा ना।
देखो ये जो B प्लस सी है वो उसी लाइन पे आ रहा है, A और D की लाइन पे, इन द लाइन ऑफ A एंड D इफ दे आर कोलिनियर, यानी कि अगर वो कोलिनियर है तो वो उसी लाइन पर आएगा इन द लाइन, और अगर वो कोलिनियर नहीं है तो वो प्लेन पे आएगा। यानी कि देखो अगर वो A और D कोलिनियर नहीं है तो B प्लस सी आपका उसी प्लेन पे आना चाहिए, और अगर A और D कोलिनियर है तो B प्लस सी आपका उसी लाइन पर आपका आना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन हुआ क्वेश्चन नंबर 4.7। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4.8। दिया है कि 3 गर्ल्स स्केटिंग ऑन ए सर्कुलर आइस ग्राउंड ऑफ रेडियस 200 मीटर स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट P ऑन द एज ऑफ द ग्राउंड एंड रीच टू ए पॉइंट Q diametrically opposite to point P following different paths. What is the magnitude of the displacement vector for each? For which girl is this equal to actual length of the path sketch? ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है वो देखो, दिया है डायग्राम दिया है क्वेश्चन में। दिया है कि 3 गर्ल्स स्केटिंग ऑन ए सर्कुलर आइस ग्राउंड ऑफ रेडियस 200 मीटर। 3 गर्ल्स हैं, वो स्केटिंग कर रही हैं और वो उनका पाथ अलग अलग है, वो P से Q की तरफ जा रही है, उनका पाथ अलग अलग है। एक गर्ल्स का पाथ ये है, एक गर्ल्स का पाथ ये है, और एक गर्ल्स का पाथ ये है। ये गर्ल्स A, ये गर्ल B और ये गर्ल C। यानी कि A वाली गर्ल्स इस तरीके से जा रही है P से Q, B वाली गर्ल्स इस तरीके से जा रही है और C वाली गर्ल्स इस तरीके से जा रही है। आगे दिया है कि आपको निकालना कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर ईच गर्ल। ठीक है, आपको और इसकी रेडियस कितनी दी है, रेडियस दिया क्वेश्चन में कितना 200 मीटर। एवरी गर्ल्स के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालो आप, ये बताओ। तो फर्स्ट वाली गर्ल्स, अगर मैं एक ए वाले गर्ल्स की बात करता हूं तो ए की इनिशियल पोजीशन ये है, बी की इनिशियल पोजीशन ये है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो ये इनिशियल एंड फाइनल, ये बताओ डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा। यानी ए वाले गर्ल के लिए डिस्प्लेसमेंट हमारा कौन सा है, पी क्यू। यानी कि अगर मैं लिखता हूं फॉर ए के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है, मैंने यहां लिखा डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, तो गर्ल ए के लिए डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है, पी क्यू। अब मैं लिखता हूं बी के लिए, ये तो ये जो गर्ल है बी, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगा। यानी कि बी वाले गर्ल के लिए भी डिस्प्लेसमेंट कितना है, पी क्यू है। एंड सी वाले गर्ल्स के लिए भी कितना होगा, सी का पाथ ये है देखो, लेकिन इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका वही है, तो इसके लिए भी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, पी क्यू। यानी कि तीनों गर्ल के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, पी क्यू है। एंड व्हाट इज द पी क्यू, पी से लेकर क्यू तक की डिस्टेंस कितनी, रेडियस कितनी है 200। ये बताओ, ये 200 है, ये भी कितना हो जाएगा 200, तो पी क्यू कितना 400। तो व्हाट इज द पी क्यू, दैट इज द 400 मीटर, दैट इज द 400 मीटर एंड दैट इज द 400 मीटर। आगे दिया है कि विच गर्ल्स इज दिस इक्वल टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ स्केट। कौन से गर्ल्स के लिए पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट आपका इक्वल है, ये बताओ। अगर मैं गर्ल बी की बात करता हूं, फॉर गर्ल बी, गर्ल बी के लिए पाथ लेंथ कितना है, पथ लंबाई कितनी है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो ये बताओ, तो पी यहां से चलना शुरू करते ये पूरा डिस्टेंस कितना कवर किया, 200 प्लस 200 यानी कितना 400, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, डिस्प्लेसमेंट भी कितना उसके लिए, डिस्प्लेसमेंट भी आपका कितना है 400। तो जो बी वाली जो गर्ल्स है उसके लिए पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आपका सेम होगा। ओके, तो आज की क्लास में यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। आफ्टर दैट वी हैव सॉल्व नेक्स्ट एग्जांपल। थैंक यू सो मच।